हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। वुमेन एंड इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सेक्स क्या होता है? सेक्स एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है बिटवीन मेन एंड वुमेन। और जेंडर एक ऐसा वर्ड है जो सोसाइटी ने बनाया हुआ है। तो सोसाइटी के थ्रू एक जो डिफरेंट जेंडर के रोल दिए हुए हैं, एक फेमिनिन रोल और एक मैस्कुलिन रोल, उसको जेंडर बोलते हैं। तो जेंडर ऑन द अदर हैंड इज कल्चरल डिफरेंस। तो जेंडर डिफरेंस या कल्चरल डिफरेंस जो भी होता है वो हमारे कल्चर के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है, और मेल्स और फीमेल्स के रोल में जो फर्क कर देता है उसको हम जेंडर बोलते हैं। नो वंडर दी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ वुमेन वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके जेंडर रोल्स भी दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। अब हमारे हिंदू कल्चर की अगर हम बात करें, इंडिया में जो डोमिनेंट हिंदू कल्चर है उसमें एक चीज मानी जाती है कि बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं। दे बिलीव इन द प्लुरैलिटी ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, जिसको बोलते हैं पॉलीथीस्टिक। हिंदू कल्चर या इंडियन कल्चर में ये माना जाता है कि बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, जबकि ऐसे बहुत सारे कल्चर हैं जहाँ पे वो एक ही रिलीजन फॉलो करते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, जुडाइज्म हो गया, उसको बोलते हैं मोनोथीस्टिक। तो पॉलीथीस्टिक कल्चर है हिंदू कल्चर, और उसमें गॉडेसेस का बहुत स्ट्रांग रोल है। जैसे कि उसमें बहुत सारे गॉडेसेस हैं, दुर्गा है, काली है, लक्ष्मी है, शक्ति है। तो फीमेल्स को एक ऐसा ऑब्जेक्ट माना जाता है जिसको हम वर्शिप करते हैं, मतलब हम उनकी पूजा करते हैं। इतना स्टेटस उनको दिया जाता है हमारे गॉडेसेस को। वो फीमेल्स होती है और उनकी पूजा करी जाती है। तो ये सब देख के यही लगता है कि इंडियन कल्चर में जो है फीमेल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और उनको ट्रीटमेंट रियल लाइफ में भी उतनी ही मतलब उतना ही रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है जितना उनको एक गॉडेस की फॉर्म में देखा जाता है, क्योंकि हमारी कल्चर में ये चीज़ें रही हैं। बट ऐसा नहीं है, रियल लाइफ का सीन कुछ अलग है थोड़ा सा। रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो हमें कहानियों में सुनने में मिलती हैं, हमें लोगों की श्रद्धा में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। रियल लाइफ में जो वुमेन की जो स्टेटस है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा उसके कंपैरिजन में एकदम उल्टा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन वुमेन लाइज सोलली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पवित्रता। तो इंडिया में एक वुमेन को एक पवित्रता के बेस पे ही वो कर इवेलुएट किया जाता है कि वो कितनी पवित्र है। पूरा एक मोरालिटी का बर्डन आता है फीमेल्स के ऊपर, उनमें कितनी प्योरिटी है, कितना वर्च्यू है, सेल्फ सेक्रीफाइस कितना है। एंड वुमेन सेक्सुअलिटी इन इंडिया इज कंसिडर्ड समथिंग टू बी केप्ट अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पे कोशिश ये की जाती है कि जो फीमेल की सेक्सुअलिटी उसको कंट्रोल में रखा जाए। गर्ल्स की मैरिज करा दी जाती है बिफोर दे रीच प्यूबर्टी, या फिर जो विडोज होती हैं उनको पहले जैसे फोर्स किया जाता था कि वो सती सिस्टम में अपने हस्बैंड की उस पे ही, चिता पे ही बैठ के अपने आप को जला लें। तो इस तरीके से फीमेल का ये जो मिस हैंडलिंग होता है वो टोटली उस चीज़ से डिफरेंट है जो हम अपने कल्चर में देखते हैं या सुनते हैं। फिर फेमिनिन आइडेंटिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे ये सबसे पहले ना यूंगियन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कार्ल यूंग का कॉन्सेप्ट था कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का, कि हम सबके अंदर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है। वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस हमें आर्किटिपिकल सिंबल्स, आर्किटाइप्स के फॉर्म में नजर आता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे फियर ऑफ डार्कनेस, सबको अंधेरे से डर लगता है, सब में कुछ ना कुछ गुड और बैड होता है, सब में एक मदर होती है सबके कल्चर में। तो ये होते हैं आर्किटाइप्स जो हर कल्चर में होते हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोलते हैं इसको। और ऐसे ही युंग ने कहा है दैट देयर इज अ कलेक्टिव फीमेल एस्पेक्ट इन एवरी मेल्स कॉन्शियस। तो एक मेल के अंदर ही एक फीमेल भी होती है, और एक फीमेल के अंदर एक मैस्कुलिन साइड भी होती है, मेल भी होता है, जिसको ये एनीमा एंड एनिमस बोलते हैं। The identity of any woman consists of her feminine self and her masculine self animus। तो मतलब एक वुमेन की आइडेंटिटी में एक फेमिनिन सेल्फ भी होती है और एक मैस्कुलिन सेल्फ भी होती है, और मैस्कुलिन सेल्फ को बोलते हैं एनिमस। तो कार्ल यूंग ये बोलते हैं कि हेल्दी सेल्फ डेवलप करने के लिए हमें अपने दोनों साइड को बैलेंस करना चाहिए, मैस्कुलिन और फेमिनिन को।
लेकिन इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पवित्रता वाला आइडियल फॉलो किया जाता है, तो मैस्कुलिन सेल्फ को सप्रेस कर देते हैं। यहाँ पे फीमेल्स की मैस्कुलिन सेल्फ को दबा देते हैं, और जो फेमिनिन साइड होती है उसको ज्यादा एनकरेज किया जाता है, और उसी वजह से उनके रोल जो है वो जेंडर रोल्स में डिवाइड हो जाते हैं, स्टीरियोटिपिकल रोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो अगर कोई गर्ल स्ट्रांग है एक मेल की तरह, तो उसकी वो चीज दबा दी जाती है और उसे इमोशनली वीक और सेंसिटिव होने के लिए बोला जाता है। दैट इज व्हाट इज सप्रेसिंग द मैस्कुलिन सेल्फ। देन सेक्स स्टीरियोटाइप एंड सेक्स रोल्स में आ जाता है, जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टीरियोटिपिकल रोल्स हैं, जैसे कि फीमेल्स के क्या रोल्स होते हैं, मेल्स के क्या रोल्स होते हैं। तो इसमें सेठी और एलन ने कंपेयर किए हैं सेक्स स्टीरियोटाइप्स इन यूएसए एंड इंडिया यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट कॉल्ड बेम सेक्स रोल इन्वेंट्री, BSRI। मतलब कि ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, बेम सेक्स रोल इन्वेंट्री, जिससे एलन और सेठी ने कोशिश की थी ये ढूंढने की कि यूएसए और इंडियन सोसाइटी में दोनों में मेल्स और फीमेल्स के रोल्स का क्या वो है, दोनों का क्या परसेप्शन है कि क्या रोल होना चाहिए फीमेल्स का और क्या मेल्स का। दे फाउंड दैट in Indian society, instrumental traits such as aggression and competitiveness were preferred in men। तो इंडियन सोसाइटी में देखा गया कि जो इंस्ट्रूमेंटल ट्रेड्स होते हैं, मतलब कोई चीज को अचीव करने के लिए, जैसे एग्रेशन हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस हो गई, दे आर प्रेफर्ड मोर इन मैन। एंड एक्सप्रेसिव ट्रेड्स लाइक वार्मथ एंड अफेक्शन वर प्रेफर्ड इन वुमेन। और जो एक्सप्रेसिव ट्रेड्स होते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, वार्मथ एंड अफेक्शन, दे आर प्रेफर्ड इन वुमेन। और कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं थे, दोनों में ही डिजायर्ड थे, जैसे कि फैमिली रिलेटेड ट्रेड्स हो गए, अपनी फैमिली से ऑब्लाइज करना, या एल्डरली का ध्यान रखना, या लॉयल होना अपनी फैमिली की तरफ, असर्टिव होना, ये सारी चीजें दोनों से ही प्रेफर्ड थे। अब ये भी था कि जो असर्टिव ट्रेट होता है, असर्टिव मतलब जो आपको लग रहा है उसे बोल देना, मतलब एक सीधे तरीके से बात करने वाला जो एक ट्रेट होता है, दैट इज असर्टिव। सो ये देखा गया कि ये थोड़ा सा वुमेन के केस में इस चीज को ये प्रेफर नहीं करते हैं इन इंडियन सोसाइटी। वाइल सेठी एंड एलन हैड यूज्ड BSRI, others like Sripat and Bharat studied sex role stereotype by asking open-ended question to the respondents। अब जैसे सेठी और एलन ने तो ये इन्वेंट्री यूज करी थी, श्रीपत और भरत ने क्या किया था, इन्होंने डायरेक्टली इंटरव्यूज लिए थे, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे थे यहाँ के लोगों से, इंडियन रिस्पोंडेंट से। क्वेश्चंस क्या थे, व्हाट आर द क्वालिटीज यू डिजायर और यू डू नॉट डिजायर इन एन इंडियन वुमेन, कि क्या क्वालिटी वो डिजायर करते हैं या नहीं करते हैं। So Sripat wanted to find out if there have been any change in sex role stereotype owing to urbanization, industrialization and constitutional changes। मतलब इतनी मॉडर्नाइजेशन होने के बाद, अर्बनाइजेशन होने के बाद क्या कोई चेंज आया है स्टीरियोटाइप में, जो पहले माना जाता था फीमेल और मेल के रोल्स का डिफरेंस, क्या मॉडर्न होने की वजह से कोई चेंज आया है इसमें। तो उनको क्या मिला, ही फाउंड दैट दो मोर प्रोग्रेसिव वैल्यूज वर डिजायर्ड इन इंडियन वुमेन, येट द ट्रेडिशनल वंस कंटिन्यू टू बी वैल्यूड। मतलब कि प्रोग्रेसिव वैल्यूज तो डिजायर्ड थे ही, मॉडर्न प्रोग्रेसिव मतलब मॉडर्न हो गए, मॉडर्न वैल्यूज, बट स्टिल ट्रेडिशनल वैल्यूज को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, विच इज हार्मफुल, क्योंकि दोनों चीजें एक्सपेक्ट करी जाती हैं, प्रोग्रेसिव भी होना और ट्रेडिशनल भी होना, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है। आई बिलीव दैट दिस इज मोर हार्मफुल टू वुमेन इफ दे आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल ट्रेडिशनल रोल्स एंड मॉडर्न रोल्स। मतलब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लेके समझाया है, द रोल ऑफ अ हाउस वाइफ एंड दैट ऑफ अ प्रोफेशनल, दोनों ही रोल अगर उसको करने पड़ेंगे। प्रोफेशनल क्यों, क्योंकि अब अर्बनाइजेशन हो गई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, तो वो भी एक प्रोफेशनल की तरह काम कर सकती है। बट हाउसवाइफ क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनली उसका रोल वही था। तो जब इस तरीके से दोनों रोल करने पड़ते हैं तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। इफ दे हैव टू कंफर्म टू बोथ ट्रेडिशनल stereotypes and modern stereotypes, conflicts between various stereotypes will further create anxiety among women। तो इससे क्या होता है, एंजाइटी होती है। उसके बाद एक और स्टडी की बात कर रही है शालिनी भरत की 1994 में। इट वॉज फाउंड दैट हस्बैंड्स ऑफ करियर वुमेन
करियर वुमेन कौन? जो डॉक्टर्स थे या इंजीनियर्स थी, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स थी, उनके हस्बैंड्स की बात कर रहे हैं। परसीव द इंडियन वुमेन एज इंटेलिजेंट, करियर ओरिएंटेड, आउटगोइंग, but they also valued women's traditional qualities like being nurturant, loving, supporting and patient. तो जिन लोगों की वाइफ्स ऑलरेडी एक हाईली प्रोफेशनल करियर्स में हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये शालिनी भरत ने उनके हस्बैंड से जब पूछा तो उन्होंने देखा कि इन्होंने बोला कि इंडियन वुमेन जो है वो इंटेलिजेंट होती हैं, करियर ओरिएंटेड होती हैं, पहले से ज्यादा आउटगोइंग हो गई हैं, बट स्टिल दे वर वैल्यूइंग देयर ट्रेडिशनल क्वालिटीज. Many respondents clearly emphasize that working women need to balance between work and home. तो ये चीज क्लियरली सब लोग बोल रहे थे रिस्पोंडेंट्स कि जो भी वर्किंग वुमन है उसको बैलेंस करना है बिटवीन वर्क एंड होम. सरप्राइजिंगली इवन वुमेन वर ऑल्सो टेलिंग द सेम, मतलब वो भी यही कह रही थी जो करियर वुमेन थी कि वो भी अपने आप को इसी तरीके से परसीव करती हैं कि उन्हें डुअल टर्म्स में अपना काम करना है. So Bharat argues that such duality of sex role stereotype create tension and conflict. तो भरत यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से उसको डुअल रोल प्ले करने हैं तो उससे ही तो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. तो यहाँ पे इन्होंने इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है कि जैसे ट्रेडिशनल रोल स्टीरियोटाइप्स हैं कि घर में ध्यान रखना, हाउसवाइफ वाला रोल जो प्ले करते हैं, और प्रोग्रेसिव मॉडर्न रोल है जो उनके करियर्स हैं. अब ये वाले रोल जो है नर्चरेंट, लविंग, सपोर्टिव, पेशेंट एंड करियर ओरिएंटेड रोल है जो आउटगोइंग, इंटेलिजेंट है, ये दोनों मिला के डुअल रोल्स हो जाते हैं एक फीमेल के. और उस वजह से क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर कोई बहुत करियर ओरिएंटेड है तो वो कैसे अपने घर में नर्चर कर सकता है किसी को, तो कॉन्ट्राडिक्टरी रोल है, तो उस वजह से क्या होता है, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. सो वुमेन एंड वर्क इन इंडिया. Men's role as provider of the family is both socially accepted and valued. Hence, men in India don't face any psychological problems. However, women who works out is kind of a deviant. She faces problems. अब जैसे अगर मेल हैं वो अगर फैमिली को चला रहे हैं तो वो तो एक सोशली एक्सेप्टेबल रोल है, इसलिए उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता. अगर फीमेल है तो उसको डेविएंट होना पड़ता है, मतलब सोशल नॉर्म से थोड़ा सा अलग जाके करना पड़ता है, इसलिए उसको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. परफॉर्मिंग हर रोल इन द हाउस होल्ड, एक्सप्लोरिंग प्रोफेशनल एक्सीलेंस, डीलिंग विद वर्क प्लेस सेक्शुअल डिस्क्रिमिनेशन, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है. और इन तीनों प्रॉब्लम्स की वजह से क्या उसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम होती है, रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, फियर ऑफ सक्सेस एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो ये सारी प्रॉब्लम्स फीमेल्स को फेस करनी पड़ जाती हैं बिकॉज वो डेविएंट होके सोसाइटी के नॉर्म से अलग जाके अपना रोल परफॉर्म करती हैं. नाउ रोल कॉन्फ्लिक्ट विल बी डिस्कस अंडर अ डिफरेंट हेड ऑन मेंटल प्रॉब्लम्स. तो रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अभी ये बाद में बात करेंगे. लेट अस चेक आउट सर्टेन वर्क रिलेटेड इश्यूज. अब ये बात करने वाले हैं वर्क रिलेटेड इश्यूज के बारे में. सो यहाँ पे ये और एक स्टडी की बात कर रहे हैं जहां पे तारा भटकर एंड घडायली एग्जामिन्ड achievement, motivation and job satisfaction among 50 professional and 50 non-professional men and women using thematic a perception test. इन्होंने क्या किया कि कितना अचीवमेंट मोटिवेशन है, कोई चीज अचीव करने के लिए मोटिवेट होना, और कितना जॉब सेटिस्फैक्शन है, ये चीज मेजर करने की कोशिश की थी. 50 प्रोफेशनल थे और 50 नॉन प्रोफेशनल थे, और दोनों थे मेल और फीमेल. दे यूज TAT, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट यूज किया था, एंड अ जॉब डिस्क्रिप्शन मेथड. उनका रिजल्ट क्या था स्टडी का? दे फाउंड दैट मेन इन जनरल वर मोर अचीवमेंट ओरिएंटेड देन वुमेन. तो मेन जो है ज्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड थे. इवन प्रोफेशनल वुमेन वर लोअर ऑन अचीवमेंट मोटिवेशन. तो चाहे वो कितनी भी वुमेन प्रोफेशनल हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, उनमें भी अचीवमेंट मोटिवेशन लोअर ही था एज कंपेयर टू मेल्स. The other believe that this is because of fear of success among women. Fear of success क्या है? It happens when women fear that too much achievement in terms of professional status will be conflictual to their traditional role in their culture.
ये फियर ऑफ सक्सेस कब होता है? जब वुमेन को ये फियर हो जाता है कि अगर वो बहुत ज्यादा अचीव कर लेंगे अपने प्रोफेशनल स्टेटस में तो उनके वो ट्रेडिशनल रोल से एकदम ही उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्फ्लिक्चुअल हो जाएगा। तो इसलिए ये फियर ऑफ सक्सेस होता है, जिस वजह से अचीवमेंट ओरिएंटेशन उनके अंदर बहुत कम देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, if a woman fears that becoming a managing director will make her alien to her social group, she would show low need for achievement। मतलब कि अगर किसी फीमेल को ऐसा लगता है कि अगर वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाती है तो वो अपने ग्रुप से अलग हो जाएगी, जैसे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर एक अचीवमेंट फॉर मोटिवेशन जो होता है अचीवमेंट के लिए, वो लो हो जाता है। रिगार्डिंग बैरियर्स एंड ग्लास सीलिंग्स इन द वर्कप्लेस, सम टिपिकल स्टडीज एग्जिस्ट। तो ग्लास सीलिंग के बारे में जैसे हमने बात भी करी थी, इससे रिलेटेड भी कुछ स्टडीज हैं, जैसे हसन की है 1981 की, who found that male administrator preferred to employ women who had no children। तो वही है जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जिनकी फैमिली ना हो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल जाती है फीमेल्स के केस में। जनरली एम्प्लॉयज आरंट फेवरेबली डिस्पोज्ड टू वर्किंग वुमेन। अनदर प्रॉब्लम इज दैट ऑफ बैरियर ऑफ प्रमोशन, और प्रमोशन के बैरियर के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। Parikh and Shah have made some encouraging revelations. They analyzed 600 women in the management sector and found that women managers who sought to transform organizations attempted to integrate their other identities with their professional identity। मतलब कि ये कह रहे हैं कि कोई भी जो ये 600 वुमेन थी मैनेजमेंट सेक्टर की और जो वुमेन मैनेजर्स थी जिन्होंने कोशिश की कि ऑर्गेनाइजेशंस को चेंज करा जाए, उन्होंने बहुत अटेम्प्ट किया कि अपनी अदर आइडेंटिटी और प्रोफेशनल, अदर आइडेंटिटी का मतलब है अपनी ट्रेडिशनल आइडेंटिटी और प्रोफेशनल आइडेंटिटी किसी तरीके से दोनों को इंटीग्रेट किया जा सके। Parikh and Shah have reasoned that the attitude of the top management and the visibility of senior women professionals as role models help facilitate the growth of women professional। मतलब कि अगर एटीट्यूड टॉप मैनेजमेंट का ठीक हो और अगर कोई सीनियर पोजीशन पे वुमेन हो तो वो एक रोल मॉडल की तरह काम करता है और दूसरों को भी फैसिलिटेट करता है ग्रो करने में, दूसरे वुमेन प्रोफेशनल्स को भी। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल वेलबींग और मेंटल हेल्थ में। तो मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे फीमेल्स की। स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल शो दैट मेन आर ओवर रिप्रेजेंटेटेड इन मेंटल हॉस्पिटल्स, ओवर रिप्रेजेंटेड। This statistical fact has been often erroneously used to conclude that males face larger number of mental health problems due to stressful burden on men to run families। Davar in 1999 argues that such a conclusion is misleading. Truth is that more women suffer from mental problems than men. The hospital statistics only reveal the exclusion faced by the women. Most women patients don't get hospitalization facility। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिकल डेटा जो मेंटल हॉस्पिटल्स का है वो गलत है। उसमें दिखाया जाता है कि मेल्स को ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स होती है क्योंकि उन्हें फैमिलीज रन करनी होती है। ऐसा नहीं है, फीमेल्स को ज्यादा होती है, पर क्योंकि उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी ही नहीं मिल पाती है हॉस्पिटलाइजेशन की, इसलिए स्टैटिस्टिक्स में उनका डेटा नहीं आ पाता। There are numerous reasons why women face a greater incidence of mental problem। और मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा होने की क्या रीजन है? डेप्रीवेशन एंड malnutrition, fragmentation of psyche and role conflict। तो malnutrition के बारे में ये बात कर रहे हैं कि women in India are more malnourished than men। Girl child is discriminated against by parents in providing food, health facilities, and malnutrition is positively linked to mental problems। तो malnutrition तो है ही है, plus next is the fragmentation of psyche। फ्रेगमेंटेशन ऑफ साइकी का मतलब डुअलिटी ऑफ फेमिनिन सेल्फ एंड मैस्कुलिन सेल्फ दैट डजंट गेट इजीली रिजॉल्व। मतलब जो दोनों सेल्फ हैं वुमेन के, फेमिनिन और मैस्कुलिन, जब वो इजीली इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द इंडियन कल्चर, तब बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ साइकी है। सो यहाँ पे इन्होंने एक केस डिस्कस किया हुआ है
जो कि दिस केस वॉज स्टडीड बाय राइट। सो लेमा राइट ने 1995 में एक केस डिस्कस करा है जो था एक गर्ल का जिसको मेंटल प्रॉब्लम्स थी। द गर्ल हैविंग मेंटल प्रॉब्लम्स वाज अ यंग मुस्लिम गर्ल कॉल्ड आयशा। She found it hard to meet people, to go out alone, to have intimate relationship with men. She had dreams of being a man and showing off her penis to an audience who applauded her. Aisha always tried to look masculine by wearing short hair and clothes which would make her body shapeless. तो बेसिकली यहाँ पे एक वो गर्ल की बात कर रहे हैं, मुस्लिम गर्ल आयशा, जिसको बाहर जाने में थोड़ा सा मुश्किल लगता था और अकेले बाहर जाना, किसी से बात करना, और वो अपने आप को एज अ मेल हमेशा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती थी थ्रू हर क्लोथ्स और अपने हेयर स्टाइल के थ्रू। शी एक्सप्रेस्ड डिसगस्ट एट हर ओन बॉडी एंड हर सेक्सुअल एक्सपीरियंस वॉज कॉन्फ्लिक्टुअल। मतलब उसको अपनी खुद की ही जो फेमिनिन साइड थी वो बहुत खराब और बहुत बुरी लगती थी। फिर क्या हुआ, राइट ने क्या किया, एक बैकग्राउंड स्टडी करी, मतलब उसकी फैमिली हिस्ट्री वगैरह के बारे में जब स्टडी करी तो उसको ये पता चला कि आयशा जो थी शी वॉज द 4th चाइल्ड ऑफ अ स्ट्रिक्ट मुस्लिम फैमिली। तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मुस्लिम फैमिली की 4th चाइल्ड थी आयशा। हर फादर हैड एक्सपेक्टेड हर टू बी बॉर्न एज अ बॉय, लेकिन जैसे क्या था कि जैसे फर्स्ट 3 गर्ल्स थी तो उसके फादर ने एक्सपेक्ट किया था जो आयशा है 4th चाइल्ड है वो एक बॉय होना चाहिए था। आयशा फेल्ट दैट शी हैड डिसअपॉइंटेड हर पेरेंट्स बाय बीइंग बोर्न अ गर्ल, और उसको ये लगता था कि वो अगर गर्ल है तो उसने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करा है। सो आयशा, अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं राजवाड़े 2005 रीजंस दैट आयशा हैज बीन पोजेस्ड बाय हर एनिमस। तो जो उसके अंदर का जो मैस्कुलिन साइड है, जैसे कि जिसको एनिमस बोला था कार्ल यूंग ने, उसने उसको ज्यादा स्ट्रांगली पोजेस कर लिया। एंड हैड सेट असाइड हर ओन फेमिनिन नेचर, उसकी फेमिनिन नेचर को बिल्कुल ही दबा दिया। She had internalized the belief of the male dominated Indian society and had strongly internalized the devaluation of the feminine। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसने बिल्कुल ही ये चीज इंटरनलाइज कर ली या बिलीव करना शुरू कर दिया कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी और यहाँ पे फीमेल्स को डिवैल्यूट किया जाता है, इसलिए मुझे एज अ मेल प्रोजेक्ट करने में ज्यादा बेनिफिट है, जिससे मेरे पेरेंट्स भी खुश होंगे कि मैं बॉय हूँ। This case represent a unique case that problems of a fragmented psyche can take। तो ये एक केस है जिसमें आप बोल सकते हो कि फ्रेगमेंटेड साइकी का केस है। In a healthy person, the masculine and feminine selves are suitably integrated. In Indian women, this is not the case। तो यही चीज है कि जब एक फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड कंफर्टेबली इंटीग्रेटेड नहीं हो पाती है किसी में, तो उसमें फ्रेगमेंटेड साइकी जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। While the fragmented psyche results due to incorrect socialization, another major reason for mental health problems is role conflict। अब यहाँ पे रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में दोबारा से वही बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ एक जो ताराभदर और घडायली ने क्या किया था, वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो स्टडी करी थी, noted that work family conflict was expressed in 63% of the TAT stories। तो उन्होंने थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट किया था जिसमें एक कार्ड दिखाते हैं, उसमें 2 पर्सन होते हैं और उसको जो रिस्पोंडेंट है उसको बताना होता है कि इन दोनों की आपस में क्या बात हो रही है या क्या स्टोरी है। तो मोस्टली 60% लोगों ने उसमें वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट ही बताया था। So men's story didn't reflect any such conflict। ये जो ज्यादातर आंसर्स थे ये फीमेल्स के ही थे। भरत in 94 had in a study analyzed the sex role stereotype of husbands of working women। She found that most husbands clearly emphasize that working women need to balance their home and work। तो ये वही वाली बात कर रहे हैं दोबारा कि ये चीज एम्फेसाइज की जाती है कि इवन इफ द वुमेन इज हाईली प्रोफेशनल शी शुड बैलेंस बिटवीन होम एंड वर्क, जो कि डुअल रोल के बारे में बात कर रहे हैं। देन शुक्ला एंड वर्मा
in 1986 have found that the presence of children in the age group of 6 to 12 years and above 12 years are strongly associated with poor mental health. On the other hand, women with empty nest, where children have left home for studies or job, and those without any children enjoyed good health. तो जहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो भी होते हैं जिनमें जिनके फीमेल्स के घर में चिल्ड्रन भी होते हैं जिनकी एज अराउंड 6 to 12 या अबव 12 है, उनके में पुअर मेंटल हेल्थ ज़्यादा देखी गई है एज कम्पेयर टू उनके घरों में जिनमें बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने या नहीं होते हैं. तो यहाँ पे ये फिर मेंटल वेलबींग को एक्सप्लेन कर रहे हैं. फिर आता है वुमेन अक्रॉस डेवलपमेंटल लाइफ स्पैन. तो लाइफ स्पैन के बारे में ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बचपन से ही क्या होता है कि मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है. जब बेबी बॉयज़ होते हैं उनको ज़्यादा लोग जो हैं आशीर्वाद देते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं देख के रादर देन बेबी गर्ल्स. तो फीटिसाइड के बहुत सारे केसेस जैसे इंडिया में देखे गए हैं. और ये एक्सपेक्टेंसी भी एक गर्ल चाइल्ड से बहुत ही लो होती है. सन को हर जगह एक रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है. मेल चाइल्ड को हर कोई पसंद करता है फैमिली में. वही अगर गर्ल चाइल्ड होता है तो फिर उस तरीके से नहीं मदर को इतना स्टेटस मिलता है जितना एक मेल चाइल्ड होने की वजह से मिलता है. तो सुधीर एंड कक्कर आर्ग्यू करते हैं यहाँ पे कि इसकी वजह से क्या हो सकता है कि heightened फीमेल हॉस्टिलिटी एंड एनवी इन द गर्ल टूवर्ड्स मेल, कि मेल्स को लेके फीमेल्स में बहुत ज़्यादा जेलसी, एनवी, हॉस्टिलिटी जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं. बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं, फीमेल्स होती है, वो ये सारी जितनी भी एग्रेशन है, हेट्रेट है, वो अपने ऊपर ही निकाल देती हैं. दे टर्न दिस एग्रेशन अगेंस्ट देमसेल्फ एंड दस ट्रांसफॉर्म द कल्चरल डिवैल्यूएशन इनटू द फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी एंड होपलेसनेस. फीमेल्स में अगर इंफीरियोरिटी एंड होपलेसनेस जैसी फीलिंग्स आ जाती हैं तो वो इसी वजह से आती है क्योंकि वो जो हेट्रेट होती है इनकी या जेलस एनवी फीलिंग होती है जो मेल्स की तरफ, वो चीज़ इनके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह बिल्डअप होना शुरू हो जाती है. द गर्ल चाइल्ड इज ट्रेन टू बिकम अ गुड वुमेन. अब गर्ल चाइल्ड को एक अच्छी वुमेन की तरह ट्रेन किया जाता है. उसको जल्दी उसकी मैरिज करके या जल्दी से उसको प्रेफर करते हैं कि जैसे ही वो प्यूबर्टी पे पहुंचे उसकी शादी कर दी जाए, ताकि वो उसकी अगर कोई सेक्सुअल फीलिंग्स भी डेवलप हो तो सिर्फ वो अपने मेल हस्बैंड के लिए ही हो. और ज़्यादातर जैसे कि इंडिया में तो अरेंज मैरिजेस ही प्रेफर करते हैं, तो वो भी जो मेल्स होते हैं, वो भी जो हस्बैंड होते हैं, एक अननोन पर्सन ही होता है फीमेल के लिए. एंड देन उसके जो जैसे वो नए घर में जाती है जब वो एज अ वाइफ, तो वहाँ जो है वहाँ पे वो एक बेटी की तरह नहीं, एक डॉटर इन लॉ की तरह जाती है. तो वहाँ पे उसको वो स्टेटस नहीं मिल पाता है जो अपने घर में होता है उसका. वैसे तो अपने घर में भी इतना नहीं होता है, बट एक नई जगह जाके उसको और ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं. शी ऑक्यूपाइज वन ऑफ द लोएस्ट रंग्स, मतलब वहाँ पे बहुत ही लोएस्ट उस पे लेवल पे उसका रोल आता है. ओबीडियंस और कंप्लायंस तो उसको सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करी जाती है उससे, और उसको सारे हाउस होल्ड चोर्स भी परफॉर्म करने एक्सपेक्ट करे जाते हैं. ये सारी चीज़ें तब तक चलती है जब तक वो एक मदर नहीं बन जाती. और एक स्टेटस मदर का उसके लिए तभी अच्छा माना जाता है जब उसके चाइल्ड के फॉर्म में एक बॉय हो, ना कि एक गर्ल. द हस्बैंड वाइफ बॉन्ड एट मैरिज इज वीक. अब जो बॉन्ड होता है मैरिज के टाइम पे हस्बैंड वाइफ का, वो उस टाइम वीक होता है बिकॉज दोनों अननोन होते हैं. धीरे धीरे वो बाद में जाके स्ट्रांग होता है जब लेटर स्टेजेस पे मैरिज की. और जो वुमेन है वो जो अब ये सारी चीज़ें वो फेस करती है, वो लेडी है जो बचपन से एक डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही है, पहले अपने घर में फिर अपने ससुराल में. आयरॉनिकली जब वो बड़ी होती है, खुद जब वो मदर इन लॉ बनती है, तो ये देखा गया है कि वो भी सेम तरीके से अपने डॉटर इन लॉ को ट्रीट करती है. तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं इतना सब फेस करने के बाद भी. समक स्वेन कॉल्स दिस साइकिल एज दी सास बहू ननद साइकिल. तो इस चीज को समक स्वेन ने बोला है, इसको सास बहू ननद साइकिल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि वुमेन इंटरेक्ट करती है एक अलग तरीके से दूसरे वुमेन से अपने अलग अलग फेजेस में. जब वो एक ननद होती है यानी कि
सिस्टर होती है उसकी, जो जिसकी मैरिज हो रही है उसकी सिस्टर, एक बहू होती है जो वाइफ होती है उसकी, और सास होती है जो उसकी मदर होती है। तो ये जो तीनों फेजेस में उसका इंटरेक्शन का जो तरीका चेंज होता रहता है उसको इन्होंने नाम दिया है सास बहू ननद साइकिल। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। Acts of violence against women include dowry deaths, wife battering, sexual violence, and trafficking in girls. Female feticide and female infanticide are also forms of violence. The focus of Indian gender psychologists have been on domestic violence. They have tried to investigate into reasons for, तो अब यहाँ पे इतने सारे जो बता रहे हैं आपको, ये सारे फीमेल के अगेंस्ट वायलेंस जो हो रहे हैं, जिसमें डॉरी डेथ्स है जो दहेज को लेके मार दिया जाता है, वाइफ्स को जब परेशान किया जाता है, सेक्सुअल वायलेंस होती है, ट्रैफिकिंग होती है, फीमेल फिटिसाइड बच्चों को जब मार दिया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली जो साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है। और उसके रीजंस क्या है? द मैस्कुलिन आइडेंटिटी ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड में जब मैस्कुलिन आइडेंटिटी वो शो करने की कोशिश करते हैं। सोशल नॉर्म्स, वुमेन्स एक्सेप्टेंस, अगर कोई वुमेन एक्सेप्ट कर लेती है उस चीज को। सम ऑफ द कॉजल फैक्टर्स अनअर्थ बाय साइकोलॉजिस्ट आर, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो बता रहे हैं साइकोलॉजिस्ट। मिसप्लेस्ड मैस्कुलिन आइडेंटिटी, you Vindhya observe that masculine identity in India is socially constructed and is equated with aggression, hostility towards women, dominance and rigid gender roles. तो यहाँ पे क्योंकि हमारे कल्चर में एक मैस्कुलिन आइडेंटिटी को किस तरह प्रमोट किया जाता है, एग्रेशन, हॉस्टिलिटी, डोमिनेंस, इन सब चीजों को प्रमोट किया जाता है किसी मेल के रोल को। यही क्वालिटीज क्या होती है हमारे कल्चर की मैस्कुलिन आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। On the top of that misplaced sense of masculine identity is strong in those who have had an incorrect socialization, और जिसके घर में सोशलाइजेशन ही गलत होती है, जिसके पेरेंट्स अपने बच्चे को यही सब चीजें, अगर वो लड़का है तो उसको एग्रेसिव होना, फीमेल्स को दबा के रखना, ये सब चीजें सिखाई जाती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। धवन एंड कोलीग्स ऑब्जर्व एटीट्यूड सच एज एक्सेप्टेंस ऑफ फिजिकल chastisement of women and notions of male entitlement are strongly associated with parenting styles of mother. मतलब ये कह रहे हैं कि जिनके घरों में मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को इस चीज की सोशलाइजेशन करवाती हैं कि जो वुमेन है वो एक्सेप्ट कर लेती है अगर उसे कोई फिजिकली हार्म करने की कोशिश करे। जैसे वो खुद भी देखता है अपनी मदर को कि वो अपने फादर अगर उसके फिजिकली हार्म करते हैं मदर को तो वो एक्सेप्ट कर लेती हैं उसको और कुछ नहीं बोलती। तो ये चीज और नोशंस ऑफ मेल एंड, ये सारी चीजें जब मदर कर रही होती है तो वही चीजें बच्चे भी देखते हैं। Often the preference of male child over female creates a notion in the male psyche that he is special, और ये सबको पता है कि फीमेल चाइल्ड से ज्यादा मेल प्रेफर किए जाते हैं, तो वो एक उनके साइकी में एक चीज आ जाती है कि हम ज्यादा स्पेशल हैं और जो फीमेल्स है वो इंफीरियर है। Such attitudes are cultural norms that are variously internalized by males during social, ये सारी चीजें सोशलाइजेशन के थ्रू मेल्स के अंदर इंटरनलाइज हो जाती हैं, और जब उनके एटीट्यूड में ये चीजें इंटरनलाइज हो जाती हैं तो वो इस तरह की चीजें वायलेंट बिहेवियर में दिखाते हैं। डोमिनेंस, एग्रेशन, रिजिड जेंडर रोल एक्सपेक्टेशन, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स वुमेन, कल्चर के थ्रू ये सारी चीजें सीखते हैं, वो सोशलाइजेशन करते हैं। पेरेंट्स इंटरनलाइजेशन हो जाती है कि फीमेल जो है वो इंफीरियर है, उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस होती है घरों में। ट्रेट्स ऑफ द परपेट्रेटर्स। So while cultural norms create notions of female inferiority and legitimize violence against women, individual characteristics ultimately matter when it comes to the real act of violence. तो जो भी सोशलाइजेशन हो रही हो फिर भी हमें कभी ना कभी तो कुछ ऐसे लोग नजर आते ही हैं जो इन सब चीजों को नहीं करते हैं एक्सेप्ट, तो उसमें अपने खुद के इंडिविजुअल ट्रेट्स भी आ जाते हैं। Vindhya reasons from a literature survey that suspicion, negativism, mass dependency and low self-esteem of the perpetrator make him more vulnerable to violence against women. तो अगर सस्पिशन है, नेगेटिव एटीट्यूड है, मास्क डिपेंडेंसी है, मतलब कि मास्क मतलब वो डायरेक्टली नहीं दिखाता पर वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है फीमेल पे, लो सेल्फ एस्टीम है, तो वो सारी चीजें जो है ज्यादा वायलेंस क्रिएट करती हैं अगेंस्ट वुमेन। Mitra 2002 had studied men who were accused of domestic violence and found that they had constricted cognitive processes, poor impulse control, negativism, suspicion, poor social skills.
Those who inflicted psychological abuse only had impaired reality or orientation compared to those who inflicted both physical and psychological abuse. तो मेल्स के ही ट्रेट्स में अगर ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, नेगेटिविज्म है, सस्पिशन है, सोशल स्किल्स जो बहुत पुअर हैं, तो वो ये इस तरह के वायलेंस शो करते हैं अगेंस्ट वुमेन. It has also been noticed that husbands who physically and sexually abuse their wives also tend to be sexually active outside marriage and have multiple partners. और जो भी ऐसे हस्बैंड हैं जो वाइफ्स को फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, वो बाहर भी उनके बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं. Mitra argues that those husbands with illicit relations usually attribute their extramarital relation to the alleged failure of the wife in fulfilling the expectations of the good wife. I think this may be a form of projection or some other defense mechanism used by men. तो क्या होता है कि जब वो फीमेल्स को एट्रीब्यूट करते हैं कि तुम एक गुड वाइफ नहीं बन पाई इसलिए मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, और वो फिर उसको सेक्सुअली फिजिकली अब्यूज करते हैं, तो वो या तो अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, या वो अपने अपने जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है उसको रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसको डिस्प्ले करते हैं वायलेंस के थ्रू. तो ये था आपका जेंडर वायलेंस. अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा 12th वो होगा एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू एनवायरमेंटल एंड रिलेटेड फील्ड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.